ज्यादा लंबी नहीं करेंगे, 5 to 10 मिनट्स की क्लास लेंगे, इसको हम वाइंड अप करेंगे। सो प्रेशर इन फ्लूइड्स की बात हो रही है। राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेशर इन सॉलिड एंड प्रेशर इन फ्लूइड्स। तो सबसे पहले प्रेशर इन सॉलिड। प्रेशर की डेफिनेशन क्या है भाई? प्रेशर को एक्चुअली आप फोर्स पर यूनिट एरिया से रिप्रेजेंट करते हो, और यही डेफिनेशन बुक में और यही डेफिनेशन आप पेपर के अंदर लिखते हो। बट द थिंग इज दैट प्रेशर इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ओवर पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ओवर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेक करना, दिस इज कॉल्ड प्रेशर। आ रही बात समझ में? फोर्स कितनी डिवाइड, जैसे आप खड़े हुए हो, आप खड़े हुए हो तो आपका जाहिर है कॉन्टैक्ट एरिया जमीन के साथ, आपके पाँव का कॉन्टैक्ट एरिया जमीन के साथ मिला हुआ है। जब वो कॉन्टैक्ट एरिया कम है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर आप लेट जाओगे तो जाहिर है लेटने से जो कॉन्टैक्ट एरिया है जमीन के साथ वो बढ़ जाएगा। सो कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ने से प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगी। जब कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ता है तो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाती है भाई? ज्यादा, फोर्स ज्यादा एरिया पे डिवाइड हो जाती है। जब कॉन्टैक्ट एरिया कम हो जाता है तो फोर्स कम एरिया पे डिवाइड हो जाती है। तो ये जो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है किसी एरिया पे, इस डिस्ट्रीब्यूशन को चेक करने को प्रेशर बोलते हैं। आ रही बात समझ में? और इसका आम जबान में इसका जो इसकी जो डेफिनेशन है, दैट इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये आप पहले से पढ़ते हुए आ रहे हो। ठीक है, इफ प्रेशर इज ए स्केलर क्वांटिटी, या फिर कह दूं प्रेशर इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। हमारे अक्सर लोग यूं समझाते हुए नजर आते हैं कि जनाब प्रेशर जो है वो अपवर्ड लगेगा या डाउनवर्ड लगेगा। कहने के लिए समझाने की हद तक तो चलेंगे, ठीक है, लेकिन एक्चुअली बोलना चाहिए उन्हें कि फोर्स डाउनवर्ड लगेगी या अपवर्ड फोर्स लगेगी, या फोर्स पर यूनिट एरिया, या फोर्स जो है ऊपर यूनिट एरिया में जो लग रही होगी वो डाउनवर्ड लग रही होगी या अपवर्ड लग रही होगी। किस तरह से आपने बात करनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप ये बात बोलें कि प्रेशर जो है वो अपवर्ड या डाउनवर्ड लग रहा है। क्लियर? वैसे समझाने के लिए हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि प्रेशर अपवर्ड या डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, समझाने के लिए किसी हद तक ठीक है, विद हेल्थ वार्निंग। लेकिन इन एक्चुअल कभी भी ये मत समझिएगा कि प्रेशर इज अ वेक्टर क्वांटिटी। प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई भी डायरेक्शन नहीं है। इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसको कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस का भी यही फॉर्मूला है, लेकिन स्ट्रेस स्केलर क्वांटिटी नहीं है। मैं आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, सो प्रेशर के बारे में आगे डील करते हैं। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट इट। अच्छा, तो सेम आपके पास जो है वो आ, आपको फीट्स नजर आ रहे हैं। तो ये दोनों पाँव को देखिए। ठीक है, एक ने हम अज्यूम कर लीजिए कि दोनों का जो वेट है वो सेम है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं आप, 700 न्यूटन वेट। ठीक है, ईच दोनों का 700 वेट है। तो जाहिर है कि जिसका जो फ्लैट शू है उसका कॉन्टैक्ट एरिया ज्यादा है, जो हील्स हैं आप देख सकते हैं उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया है वो कम है। तो कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से, कॉन्टैक्ट एरिया कम होने की वजह से इसका प्रेशर ज्यादा है। तो अब आई तुम्हारी वाली बात। आयरा, आयरा, हील मत पहनना बच्चे, कभी भी लाइफ में हील मत पहनना। फिजिक्स के एतबार से प्रेशर ज्यादा है। रेड कारपेट पे जब देखा है तुमने सेलिब्रिटीज जाती हैं तो रेड कारपेट के नीचे कहीं पर भी ड्रेन सिस्टम आ जाता है, वहां पे उसके हील फंसते हैं, पाँव मुड़ता है, मोच आती है, तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। तो कभी भी हील मत पहनना। ऐसा हो सकता है कि तुम लोग और हील ना पहनो, अब वहां पे ब्यूटी का एक ऑप्शन आ जाता है। आ रही बात समझ में? तो हर दफा फिजिक्स नहीं चला सकते हम भाई, क्या करें, मसला ये भी तो है। तो बहरहाल तो यहाँ पर नहीं पहने आप हाई हील्स नहीं पहने, लेकिन अगर आप हाई हील्स पहन रहे हैं तो बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा, क्योंकि उसकी उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये कि प्रेशर ज्यादा हो जाएगा कॉन्टेक्ट एरिया कम होने की वजह से। क्लियर है? आ रही बात समझ? और जो फ्लैट शूज है, जैसे आप लोग सिंपल सैंडल्स हैं, चप्पल वगैरह इस्तेमाल करते हैं आप लोग, तो उसमें आपको इतनी कोई टेंशन नहीं है, उसमें इतने मोच के आने के चांसेस नहीं है। ठीक है, पाँव मुड़ने के चांसेस कम है उसमें। ठीक है, अच्छा एक चीज, दूसरी चीज ये कि अक्सर वो ग्राफ उठा के दे देता है एमसीक्यूज के अंदर। वो देता है प्रेशर वर्सेस एरिया का ग्राफ। तो इधर देखिए, अगर आप फोर्स को कांस्टेंट रखें, यानी फोर्स कैसे कांस्टेंट होगी बताता हूँ। एक बंदा है या एक लड़की है, एक गर्ल है, वो फ्लैट शूज भी पहन रही है, मतलब जॉगर्स वगैरह इस तरह के यूज कर रही है, साथ में वो हाई हील भी पहन रही है, दोनों पहन रही है। तो जाहिर है कि दोनों सूरतों में उसका जो वेट है वो तो कांस्टेंट है ना। तो नीचे क्या चेंज हो रहा है? एरिया। अगर फ्लैट शू पहन रही है तो एरिया ज्यादा है, अगर वो हाई हील पहन रही है तो एरिया कम है। सो ये एरिया वेरी करेगा प्रेशर के साथ, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इस केस के अंदर जब ये रिलेट करेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उस वक्त जो ग्राफ बनेगा वो इस शेप का बनेगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया, ये y इज इक्वल टू 1/x वाला ग्राफ है। क्लियर है? तो कि वो वाला शेप का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। कैसे? जैसे 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 एरिया बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर क्या होता चला जाएगा? कम होता चला जाएगा। क्लियर है? आ रही बात समझ में? ठीक है, दूसरा ये लास्ट स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर। जैसे जैसे एरिया बढ़ता चला जाएगा प्रेशर डिक्रीज होता चला जाएगा। जैसे आप पहले हाई हील पहनी हुई थी, ठीक है, आप वापस घर आई किसी मतलब किसी भी इवेंट से वापस घर आई, आपने आके अपनी हील्स चेंज किए। हील्स चेंज करने के बाद आपने क्या किया? फ्लैट शूज पहन लिए। फ्लैट शूज आपने घर की चप्पल पहन ली, तो जाहिर है कि एरिया कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ गया, कॉन्टैक्ट एरिया बढ़ा तो प्रेशर रिड्यूस हो गया। अब आपको तकलीफ नहीं होगी। वरना फैक्ट ये है कि लड़कियां, आप बेहतर जानती हैं कि जब आप हाई हील्स पहनती है तो कितना पाँव में तकलीफ होती है, ज्यादा देर तक आप लोग खड़े भी नहीं रह सकते, तो आपको मजबूरन थोड़ी देर तक खड़े रहने के बाद कहीं ना कहीं बैठना पड़ता है। हाई हील्स में ये प्रॉब्लम है, प्रेशर ज्यादा है। और अगर कोई कहे नहीं जी मुझे तो कुछ नहीं होता, तो भाई फिर वो तो कोई धान पान सी लड़की होगी जिसका वेट कम होगा। ये मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अच्छा, अब आते हैं दूसरे पॉइंट के ऊपर। अगर ऐसा हो
मिसाल के तौर पे, कि ऐसा भी तो सिचुएशन हो सकती है, ये सिचुएशन भी तो हो सकती है जनाब, कि आप शॉप पे गई और ये हील चेक कर रही हैं। सुनिएगा मेरी बात ध्यान, ये हील चेक, एक ही शूज़ है, एक ही शू है, और ये जो पेयर ऑफ शूज़ है, ये आप जो है हाई हील वाला आपने चेक किया, ज़ाहिर है आपका वेट मान लें 600 न्यूटन है, फॉर इंस्टेंस, और किसी और का जो पड़ोस में बैठ के आपकी चप्पल को गौर से, आपकी हाई हील को गौर से घूर रही है कि जैसे ही ये छोड़े तो मैं जो है वो उठाऊँ, सही है? तो जैसे ही आपने वो छोड़ा, आपने कहा कि डिज़ाइन पसंद नहीं आया, उसने उठा ली वो, उसने कहा मैं भी चेक करूँ, तो जनाब अब 600 के बजाय वो हो गया, लेट्स से उसका वेट है 700 न्यूटन। तो यहाँ पर फिक्स क्या है? हाई हील का कॉन्टैक्ट एरिया ज़मीन के साथ ये क्या है? कॉन्टैक्ट, ये कांस्टेंट है। यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? यहाँ पर फोर्स चेंज हो रही है, वेट चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। अब चूंकि आपका वेट 600 न्यूटन था तो प्रेशर कम फील हो रहा था, उसका वेट 700 न्यूटन है, हील वही है, एरिया उसका वही है, एरिया चेंज नहीं हुआ हील का, हील वही, आपने भी वही चेक किया शू, वो भी वही चेक करेगी शू, क्लियर है? तो आपका 600 न्यूटन था, उसका 700 न्यूटन है, हील का एरिया, कॉन्टैक्ट एरिया अर्थ के साथ वही है, जमीन के साथ वही है, फ्लोर के साथ वही है, तो उसका उसका वेट बढ़ा, उसकी फोर्स बढ़ी, तो फोर्स बढ़ने से उसका प्रेशर भी उसको ज्यादा फील होगा, आपके कंपैरिजन में उसको ज्यादा प्रेशर फील होगा, क्लियर है? तो इस तरह के केस के अंदर जो ग्राफ बनते हैं वो लीनियर ग्राफ बनता है। क्यों बनता है? अगर आप देखें, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया को आप कांस्टेंट ले लीजिए, तो ये जो है वो लीनियर हो जाएंगे आपस में, यानी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनेगी ये वाली, क्लियर? ठीक है? प्रेशर इन लिक्विड्स या प्रेशर इन फ्लूइड्स, स्पेसिफिकली इसको प्रेशर इन फ्लूइड्स के नाम से लिखिए, मैंने प्रेशर इन लिक्विड लिखा हुआ है, इसको आप जनरलाइज करके फ्लूइड्स लिख लीजिए, क्लियर है? लेट्स मेक इट फ्लूइड्स, क्योंकि फ्लूइड्स में गैसेस भी आती हैं और लिक्विड्स भी आते हैं, याद रखिएगा, फ्लूइड्स के अंदर गैसेस भी आती हैं। अभी हम आगे बात करेंगे जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर हमें ये सब चीजें डालनी पड़ेंगी। अब आप देखिए, सबसे पहले अज्यूम दैट यू हैव अ कंटेनर ऑफ द लिक्विड, ठीक है? मैं लिक्विड से इसको ड्राइव करूंगा इक्वेशन को, तो हम उसको गैसेस के ऊपर भी अप्लाई करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर, वहां पे अगर लीनियरली डेंसिटी आपकी चेंज होगी तो, ठीक है? एनीवेज, सो लेट्स टॉक अबाउट मैं बात करूं, लेट्स टॉक अबाउट फ्लूइड्स। अब फ्लूइड्स के अंदर तुम्हारे पास अज्यूम करो कि एक कंटेनर मौजूद है, कंटेनर का क्या मतलब हो सकता है? पानी का टैंक है, ओवर टैंक हो सकता है छत पे, इसके अलावा टैंकर हो सकते हैं अगर वो स्टेशनरी खड़े हो अपने स्टैंड के ऊपर, ठीक है? अब जितने भी इस तरह के टैंक्स हैं जो ओवर टैंक्स होते हैं, या अगर छत पे जो आपकी टंकियां बनी हुई हैं पानी की वो लगी हुई हैं, इसके अलावा एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे सब कॉन्टिनेंट के अंदर अंग्रेज जहां जहां हुकूमत करके गए, ठीक है, ब्रिटिश राज जहां जा रहा है, वहां वहां अक्सर कंटोनमेंट एरियाज के अंदर बड़ी बड़ी टंकियां बनाते थे, वो पानी के टैंक्स बनाते थे। तकरीबन अगर फर्स्ट करो, एक एरिया के अंदर अगर 2 मंजिला घर बने हुए, 2 स्टोरी बिल्डिंग है, तो वो तकरीबन अप टू 10 और 11 मंजिल, यानी 10 या 11 स्टोरी ऊपर जो है वो एक बड़ी सी इमारत बनाते थे, बिल्डिंग, उस पे सिर्फ सीढ़ियां होती थी और टॉप पे एक टैंक बनाते थे, और उस टैंक में पानी स्टोर करते थे। वहां पर एक मोटर लगती थी पानी की, वो उसमें जाती थी और वहां से सारा पानी डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे एरिया में, और कहीं पर भी किसी के घर में ओवरहेड टैंक की जरूरत नहीं पड़ती। ये मैं बता दूं। अच्छा, आज भी अगर आप यूएसए के अंदर जाएं, कनाडा के अंदर जाएं, तो वहां पे उनके पाइपलाइंस के अंदर एक पर्टिकुलर प्रेशर मेंटेन होता है, जो घर की अगर उस एरिया के अंदर फर्ज करें कि 2 स्टोरी बिल्डिंग अलाउड है, तो वो सेकंड फ्लोर तक पानी ऑटोमेटिकली जाएगा, लाजमी जाएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है? वो जाहिर सी बात है, वो पानी क्यों जाएगा, पानी पीछे से कहाँ कैसे आ रहा है, पंप से आ रहा है या किसी हाइट से पानी जो है वो डिवाइड हो रहा है, इट डिपेंड, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह पे ऐसे ही होता है। आपने टॉम एंड जेरी कार्टून देखा है? टॉम एंड जेरी कार्टून के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि टॉम जो है वो सड़क पे जाते जाते सड़क किनारे एक हाइड्रेंट लगा होता है, उससे टकराता है और पानी का फ्लो फ्लो इतना होता है कि वो ऊपर उछल जाता है, देखा है ना अपनी कार्टून के अंदर बचपन में? आपको हो सकता है ये मजाक लग रहा हो कि यार ये कैसे हो सकता है, अजीब लंबी लंबी छोड़ते हैं कि जनाब वो टॉम जो है वो पानी के ऊपर बैठ गया और पानी जो है उसको ऊपर फ्लो पे ऊपर फेंक रहा है, जनाब वो लंबी लंबी नहीं छोड़ते, वो सही बात है, वो पानी का फ्लो वाकई 2 और 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वो जो है वो पानी का फ्लो होता है, वो पानी के मेन्स होते हैं, वो हाइड्रेंट्स लगे होते हैं आज भी, ठीक है? यूरोप की कई कंट्रीज के अंदर है, यूके के अंदर है, अमेरिका के अंदर भी है, जगह जगह वो हाइड्रेंट्स लगे होते हैं ताकि कहीं पे कोई आग लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो उसके लिए वो जो है वो अवेलेबिलिटी हो वो हाइड्रेंट की, तो वो निकालते हैं वहां से, कनेक्ट करते हैं पाइप को और वो चलाते हैं। इसके अलावा वो पानी का जो मेन पाइपलाइन जमीन में जा रही होती है, उसपे भी यही मेंटेन होता है, ठीक है? अब आते हैं टॉपिक के ऊपर। अब सवाल है, अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये कि आप एक 10 स्टोरी बिल्डिंग के ऊपर रह रहे हैं, आप रहते हैं ग्राउंड फ्लोर के ऊपर, ठीक है? और मैं रहता हूँ टॉप फ्लोर के ऊपर, और मेरे बिल्कुल घर टॉप फ्लोर के बिल्कुल छत के ऊपर एक ओवरहेड टैंक मौजूद है पानी का, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा पानी का प्रेशर कहाँ पर मिलेगा, कहाँ अवेलेबल होगा, मेरे पास होगा या नीचे होगा? जी, सबसे ज्यादा कहाँ होगा पानी का प्रेशर?
ग्राउंड पर होगा। अभी बड़ी गहरी बात है। मैं इस वक्त जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, ये इस बिल्डिंग का ये तकरीबन सेकंड फ्लोर है अपार्टमेंट का, और मेरे ऊपर तकरीबन 7 और 8 फ्लोर्स और हैं, उसके ऊपर ओवरहेड टैंक है। आप सोचिए पानी का प्रेशर इस लेवल का है कि आए दिन मेरा मुस्लिम शावर खराब हो जाता है। आए दिन मुस्लिम शावर खराब हो जाता है। आए दिन क्यों? मुझे मुस्लिम शावर जो है उसके लिए मुझे वो जो वॉशरूम का जो भी उसका टैप है उसको भी थोड़ा खोलना पड़ता है। पीछे जो वेल्व्स लगे हुए वो वेल्व्स को भी पार्शियली खोलना पड़ता है। इस लिमिट का प्रेशर है। यानी और इस लिमिट का प्रेशर है, सुने मैं आपको बताता हूँ। इसके क्वेश्चंस भी हैं वो लेवल्स के अंदर। अगर आपको याद हो वो फायर फाइटर वाला कि वो पानी की नोजल मतलब पानी आग बुझा रहा होता है, फायर एक्सटिंग्विशर होता है या पानी पानी की नोजल होती है उसके पास, वाटर नोजल। तो वाटर नोजल से वो पानी निकलता है तो पानी वो बुझा रहा होता है। तो उसमें एक क्वेश्चन भी आया ओ लेवल्स के अंदर कि जब वो बुझा रहा होता है तो पानी का प्रेशर आगे जा रहा होता है, वो खुद पीछे जा रहा होता है। सोचें, तो मैं समझता था ये मजाक है। लेकिन वो सोचे मुस्लिम शावर का प्रेशर इतना होता है कि मैं जब मुस्लिम शावर से पानी आगे की तरफ मतलब मुस्लिम शावर से पानी निकालता हूँ, तो जो पानी निकलता है तो मैं बैकवर्ड जा रहा होता हूँ। सोचे कितना प्रेशर होगा मुस्लिम शावर का। तो फैक्ट ये है कि जितना ज्यादा टैंक से ओवर टैंक से आपका डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात ठीक है, ग्राउंड फ्लोर में सबसे ज्यादा प्रेशर होगा। मैं अगर यहाँ पे होल कर दूं इस जगह पर, तो यहाँ पर पानी जो है वो सबसे नीचे जल्दी गिरेगा, यहाँ पर थोड़ा दूर जाके गिरेगा, यहाँ पर पानी सबसे दूर जाके गिरेगा। तो इधर सबसे नीचे प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, जस्ट बिकॉज कि ऊपर से नीचे जो है वो पानी की जो हाइट है वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। क्लियर है? अब एक और सवाल। अब आप मुझे बताइएगा कि जिस वक्त अगर ओवरहेड टैंक फर्स्ट करें उसको खाली करना है, ठीक है, मेंटेनेंस के लिए टैंक खाली करना है, और टैंक में पानी की लेवल कम होते 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 बिल्कुल बेसमेंट को छू रहा है। ठीक है, आप बताइए नीचे घरों में पानी बंद हो रहा है क्योंकि टैंक खाली कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, अब घरों में पानी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, निकल रहा है। बताइए सबसे पहले पानी किसका जाएगा? में पानी खत्म हो रहा है, खत्म होते होते बेसमेंट तक पहुंच गया, नीचे पाइपलाइन में पानी है, तो बताइए सबसे पहले पानी किसका खत्म होगा? टॉप वाले का या नीचे वाले का? किसका खत्म होगा? सबसे पहले टॉप वाले का खत्म होगा क्योंकि प्रेशर सबसे ज्यादा स्टिल नीचे है, तो उसको एंड तक पानी मिलेगा। और इसी तरह जब दोबारा से मेंटेनेंस वर्क के बाद ऊपर से टैंक फिल करेंगे तो सबसे सबसे पहले याद रखिएगा, सबसे पहले जो पानी मिलेगा वो नीचे वाले को, ग्राउंड फ्लोर पे आगे उसको मिलेगा, सबसे ज्यादा प्रेशर वहां पर है। याद रखिएगा कि कीवर्ड्स याद रखिएगा, की पॉइंट्स याद रखिएगा। अब आते हैं प्रेशर के ऊपर। अब डेरिवेशन है, इसका मतलब है लिक्विड का, फ्लूइड का जो प्रेशर है वो फोर्स पर यूनिट एरिया पे नहीं होता। ठीक है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उस लिक्विड की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी ऊपर से वो लिक्विड कितना जो है वो डेप्थ में है, उसकी डेप्थ यानी उसकी हाइट के ऊपर, ये एच है, ये इसकी डेप्थ है बेसिकली, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा फ्लूइड की डेंसिटी पर डिपेंड करता है, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है। तो आइए जरा इसकी जरा डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले तो अज्यूम कीजिए, अगर मैं आपको यहाँ पे खड़ा कर दूं, अगर मैं आपको यहाँ खड़ा कर दूं, इमेजिन, ठीक है, इफ यू आर हियर, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर, ठीक है, और आपके ऊपर ये सारा फ्लूइड एक्ट कर रहा है, पानी पूरा आपके ऊपर एक्ट कर रहा है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब है कि आपके सर के ऊपर आपको अच्छा खासा वेट, पानी का जो आपके सर के ऊपर वाटर की लेयर है उसका वेट आपके ऊपर लगेगा। ऐसे ही है। तो इसी तरह अगर इस इस सिलेंडर के या इस कंटेनर की बेसमेंट पे मुझे एरिया मतलब प्रेशर निकालना है, तो वो क्या होगा? स्टार्टिंग फ्रॉम वेट पर यूनिट एरिया। वैसे तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया है, लेकिन फोर्स की जगह ये तो पानी इस पे एक्ट कर रहा होगा तो वाटर का हम वेट ले लेंगे, दैट इज वेट पर यूनिट एरिया। क्लियर है? हमें पता है कि ये W इज इक्वल टू mg है। ठीक है, ये वेट किसका है? ये इस वाटर का है, इस लिक्विड का है। क्लियर है? इस वाटर का है, इस लिक्विड का है। मैं इसको फ्लूइड कह लूं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, सो W इज इक्वल टू हमें पता है mg होता है, और हमें ये भी पता है कि m जो है वो मास है। किसका मास है? जो ऊपर से जो लिक्विड एक्ट कर रहा है, वाटर जो एक्ट कर रहा है टैंक की बेस में, ये उस लिक्विड का मास है। हमें पता है कि मास पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी होती है, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी लगा देता हूँ, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देता हूँ। और ये डेंसिटी किसकी है? ये डेंसिटी मैं यहाँ पे F लिख देता हूँ। F स्टैंड्स फॉर फ्लूइड। ठीक है, आ रही बात? और फ्लूइड में कुछ भी हो सकता है, या लिक्विड में कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जरूरी नहीं कि वाटर हो, वो बेंजीन हो सकता है, वो ग्लिसरीन हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, अब ये है वॉल्यूम। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये है वॉल्यूम। हमें पता है कि वॉल्यूम किसके बराबर होता है? वॉल्यूम बराबर होता है एरिया मल्टीप्लाई बाई हाइट के। ठीक है, अगर नहीं नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर आप देखें, सिलेंडर का फॉर्मूला देखें, सो ये सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, सो ये पाई आर स्क्वायर क्या है? ये बेस एरिया है, सर्कुलर है ना, तो ये सर्कुलर है ना, तो ये इसका एरिया जो है ये पाई आर स्क्वायर है। क्लियर है? सो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अच्छा खासा इसको एरिया और मल्टीप्लाई बाई हाइट लिख सकता हूँ। क्लियर? सो मैं यहाँ से इसको उठाकर वॉल्यूम इंटू एरिया यहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए, सॉरी, वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। सो देखिए ये वॉल्यूम है। ठीक है, ये वॉल्यूम है। अगले स्टेप में ये वॉल्यूम ही है, इस वॉल्यूम की जगह मैं एरिया इंटू हाइट यहाँ से उठा के यहाँ ला रहा हूँ। क्लियर है? आ रही बात समझ में? अब ये हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा? नेक्स्ट स्टेप में नीचे आ जाइए, ये एरिया से एरिया कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो बचेगा क्या? डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, और यहाँ से हाइट। हाइट जो है बेसिकली वो डेप्थ ऑफ द लिक्विड है जो टॉप से नीचे की तरफ मेजर होती है। क्लियर है?